बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, टॉपिक नेम मेस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इंस्टेड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप में से हर बंदे को लाजमी पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपके माइंड में भी आया होगा और आपसे पूछा भी जाता है। मैथ डिफेक्ट एक आज आपको एक अहम क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से तकरीबन बहुत कम भी हो तो 16-17 नंबर का पेपर लाजमी आता है। लॉन्ग तो मस्ट है, तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट भी यहाँ से मस्ट आते हैं। 2 से 3 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे और ये वह चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। कंसेप्ट सीखिए, समझिए, गौर कीजिएगा। नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर बट एन ईजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी जुबान में इतना असर हो कि आपको मेरी बातें समझ आ जाएं और आपके दिल में वो घर कर जाएं। अब मैथ डिफेक्ट बेसिकली क्या है, ये याद रखिएगा। आप अगर एक मैं आपको कॉमन फिनोमिना बताऊं, मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं। आपके पास एक तरफ 4 किलो चीनी है और एक तरफ किलो किलो के 4 पैकेट्स हैं। 4 किलो चीनी का वजन उन 4 किलो जो किलो किलो के पैकेट्स हैं उनके बराबर होगा। ये तो बात आपका ज़हन मानता है, आप भी मानते हैं इस बात को कि एक तरफ 4 किलो चीनी रखी जाए कांटे पे या आपका जो मैथ बैलेंस है उस पे, और एक तरफ किलो किलो के 4 पैकेट्स रखे जाएं तो दोनों का मैथ आपस में बराबर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है जो एटम है वो 3 चीजों से या 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत तफसील में बता के आ चुका पिछले चैप्टर में क्वांटम फिजिक्स में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनता है ये याद रखिएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलाकर बनता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो मैस है, आपके माइंड में ये आती होगी बात कि न्यूक्लियस का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस के इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, इट इज कॉल्ड किड़ा नंबर, मैस नंबर। इसको हम एटॉमिक मैस नंबर का नाम देते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। और द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड, आपके पास क्या है एटॉमिक नंबर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। अब चीनी वाली मिसाल देने के बाद मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब हमने क्या किया कि एक फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मैस नंबर आपके पास कितना है 4। मैस नंबर मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मिलाने से, और एटॉमिक नंबर आपके पास खाली प्रोटॉन होता है। बेसिकली ऐसे ही है। आपके माइंड में ये बात आती होगी, आपके माइंड में वसवसे आते होंगे कि यार प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के बीच में ढेर सारे पाए जा रहे हैं और दोनों जितने भी प्रोटॉन हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो आपस में इकट्ठे रह कैसे लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो हमने पढ़ा एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वो न्यूक्लियस के बीच में इकट्ठे रहते कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, एक बर्तन में खाते कैसे हैं। ये कैसे होता है कि एक न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन सर्वाइव कर रहे हों। अब बेसिकली हुआ ऐसा कि जो आपके पास हीलियम का मैच था, हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम के फॉर एग्जांपल मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूँ। हीलियम का जो आपके पास न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन का मतलब बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उनका मैस आपके पास दोनों का जो मैस है, मैं फॉर एग्जांपल मैस ऑफ न्यूक्लियॉन लिखता हूँ। मैस ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के। ये कितना है, फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ 10 ग्राम। और मैस ऑफ न्यूक्लियस, मैस ऑफ न्यूक्लियस कितना है 9 ग्राम। ठीक हो गया। अब होना तो ये चाहिए था सर कि न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो दोनों का मैस आपके पास, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस 10 ग्राम था तो न्यूक्लियस का मैस भी 10 ग्राम ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, हम मैस डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन लिखें, फिर अगली बात आपको दोबारा तफसीलन समझाई जाएगी। डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा। मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पे लेक्चर रिकॉर्ड कराऊं, बट टाइम कोई बराबर नहीं आ रहा था, तो आज चलें उस पर कोशिश करते हैं।
बेसिकली मैच डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी ड्रैग कर जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस and the sum of and the sum of its constituent particles called mass defect। बच्चे, हुआ आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस 10 ग्राम बनता है तो न्यूक्लियस का मैस भी 10 ग्राम होना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियॉन दोनों चीजें हैं, उन दोनों का मैस अगर उन दोनों से मिलकर न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस का मैस कम क्यों हो रहा है? ये आगे चल के बताता हूँ कम हो क्यों रहा है। वो बाइंडिंग एनर्जी की रीजन क्या है वो आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इनकी जो मैस डिफेक्ट की डेफिनेशन है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द mass of nucleus and the sum of its constituent particles, it is called mass defect। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एम से इसको शो करेंगे मैस डिफेक्ट को, विच इज इक्वल टू मैस ऑफ छोटा सा एम एन लिखेंगे, मैस ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों का सम फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ग्राम आ गया, माइनस एम एन यू सी एल ई यू एस लिख लें या एन यू सी लिख लें, मैस ऑफ न्यूक्लियस, इट इज बेसिकली कॉल्ड मैस डिफेक्ट। ये मैस में जो कमी आ जाती है इसको हम मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। आती क्यों है? और एक और बुक पे फार्मूला एक और फार्मूला आपकी बुक लिखती है, उसको भी लिखिएगा। डेल्टा एम विच इज इक्वल टू जेड, आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर ऑफ एमपी मैस ऑफ प्रोटॉन। किसका? एमपी का मतलब मैस ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड मतलब उसका मैस नंबर, आपके पास मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 4 माइनस 2। फॉर एग्जांपल मैं हीलियम की बात लेके चलूं तो ये आपके पास हीलियम का आपको नजर आ रहा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, मैस नंबर है 4, 2 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन फॉर एग्जांपल 10 ग्राम। ठीक है, मैं फर्ज कर लेता हूँ 2 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितना है? 10 ग्राम, प्लस ए आपके पास कितना है? 4, मैस नंबर 4 माइनस 2 मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया, ये मैस ऑफ प्रोटॉन था और ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, और इसको मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने बने थे? 10। तो मैं बोल देता हूँ दोनों, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। खुद से मैं ये करना नहीं, आपने नीचे वाली जो वैल्यू देख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अब होता क्या है? बेसिकली 2 5 10 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो अब 2 का आ जाएगा तो बेसिकली 10 प्लस 10 टू जार आपके पास क्या आ जाता है? 20 माइनस 9। तो मैस ऑफ न्यूक्लियस आपका ऐसे चेंज हो जाता है, सेम नहीं आता। ये वैल्यूज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं। तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपके पास मैस डिफेक्ट कहलाएगा। लिख लीजिएगा डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉल्ड मैस डिफेक्ट। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ हम बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट करते हैं, इसको मजीद ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिखें और फिर इसकी रीजन बताऊंगा कि मैस डिफेक्ट होता क्यों है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy that is required to break nucleus, that is required to break nucleus, कहता है वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से? लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जब टूटता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से? लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और इसी के साथ आपको यहाँ पे रीजन भी समझ आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें पता है, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन में हमने पढ़ा, E इक्वल्स टू mc का स्क्वायर। तो अब इसकी रीजन क्या है? मैस डिफेक्ट होता क्यों है? कोई आपसे पूछे, कोई आके मुझसे पूछे, तो कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? मैस डिफेक्ट is due to the conversion of is
ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ mass, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ mass, कहता है mass defect is due to conversion of mass into energy of nucleus, into energy of nucleus. मैच डिफेक्ट इज, अब ये इसका रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैच डिफेक्ट होता क्यों है. मैच डिफेक्ट इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस. व्हेन न्यूक्लियॉन्स लिखिएगा, व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस. अब समझ, इसको समझिएगा. बोलता है मैस डिफेक्ट इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू एनर्जी. मैस, जब देखें हम जब न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करते हैं तो आपके पास प्रोटॉन अलग हो जाता है और न्यूट्रॉन अलग हो जाता है. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैस किस में चला जाता है, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में. व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइंस, और जब दोबारा उन न्यूक्लियॉन्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो कुछ एनर्जी का इखराज होता है, एनर्जी जाया हो जाती है. दैट मीन्स के ये मैस जो डिफेक्ट है बेसिकली आपके पास इसीलिए आता है कि जब आप तोड़ते हैं, जब आप दो किसको, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप मिलाते हैं ना, तो एनर्जी का इखराज होता है, मैस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस का वेट मैस है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियॉन. इन दोनों का मैस कम हो जाता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस. रीजन आपको पता था कि इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ mass into energy of nucleus when nucleons combines to form a nucleus. समझ आ गई बात की. अब यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे किसकी, आपकी बुक ने हीलियम की दी हुई है. मैं आपको मैच डिफेक्ट ऑफ हीलियम भी करवाऊंगा, बट वो एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे तो मैच डिफेक्ट हीलियम का हम निकाल के आ चुके हैं, इसलिए वो उसको अभी साथ नहीं करवा रहा. तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, इसको रेज किया जाएगा. मेरी कोशिश है मैं टॉपिक को वाइंड अप करूंगा. तकरीबन ये टॉपिक को मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तक लेके जाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनता है, कोई इतनी खास चीज नहीं बनती, तो लिहाजा कहानी को खत्म करते हैं. E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर. हम इक्वेशन पढ़ क्या है, अब इक्वेशन मेरे साथ बनाते जाएंगे. E इज इक्वल टू एम की जगह में मैच डिफेक्ट लगाता हूँ एम सी का स्क्वायर, और यहाँ मैं किसका फाइंड करता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, हीलियम की फाइंड करता हूँ, जिसका मेरे पास एटॉमिक नंबर है 2 और मैच नंबर है 4. ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर 2 एंड मैच नंबर 4. हम मेरी बात पे जरा गौर करेंगे. बेसिकली डेल्टा एम इक्वेशन वही है जो अभी लिखवा के आया था. मैं डेल्टा एम निकाल के आ चुका हूँ किस फार्मूले से, जो मैच डिफेक्ट का फार्मूला लिखाया, और डेल्टा एम मेरे पास, डेल्टा एम की वैल्यू ऑफ हीलियम क्या है, चेंज इन मैस ऑफ हीलियम कितना है, 5.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -29 kg. ये मैं आपको जब इसकी एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें दोबारा निकाल देंगे, बट आपकी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट में ये वो बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा है, तो इसलिए मैं साथ ये करवा रहा हूँ. ठीक है. और फिर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो E इज इक्वल टू मैच डिफेक्ट ऑफ हीलियम, ये निकाला हुआ, जुबानी याद रख लें. डेल्टा एम की जगह वो पुट कर दूंगा, 5.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -29, साथ आ जाएगा केजी, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे. इनको मल्टीप्लाई करें, पहले इसका स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9, 10, 8 2 are 16, और 9 को मल्टीप्लाई करें 5.04 के साथ, पावर से घटिया मल्टीप्लाई करें, योर आंसर वुड बी 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 जूल. ये ई बी लिख लीजिएगा, ई बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी. ठीक हो गया, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 जूल. और अगर आपको एनर्जी चाहिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो ये जूल से कन्वर्ट होकर आप किस में आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या आ जाती है, 2.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेटर पे डिवाइड करवा के देख लीजिएगा, मुझे जुबानी याद है. तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इसको लिखें किस फॉर्म में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, तो पॉइंट यहाँ पे 10 की पावर 7 है, अगर मैं पॉइंट इसको 28.2 बना लूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतराज होगा. तो फिर क्या आ जाएगा,
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ चुकी है। समझ आ गई बात की, इसका यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी के साथ आपकी बुक एक और टॉपिक स्टार्ट करती है, उस टॉपिक का नाम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। मैं लेक्चर अलग नहीं इस पे करवा रहा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये साथ साथ कवर करने चाहिए। इजी से क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हम जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आई है हीलियम की, उसको डिवाइड करवा दें किसके साथ, उसके टोटल आपके पास उसके टोटल मैस नंबर के साथ। टोटल मैस नंबर आपके पास कितना है 4, तो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास कितनी आ चुकी है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम डिवाइड करवा देंगे किसके, डिवाइड बाय 4, क्योंकि हीलियम का मैस नंबर कितना है 4, तो ये आपके पास कितनी आ जाती है, लाइक मेरे ख्याल से 7.07 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.07। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी याद रखना है, ये याद रखने का आइटम है, ये याद रखने का आइटम है, ये याद रखने का आइटम है, इसको आपने याद रखना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डेफिनेशन लिखिएगा, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कहता है वो एवरेज एनर्जी जो आपको किस लिए चाहिए, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इंडिविजुअल न्यूक्लियन, एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियन। Average energy required to remove an individual nucleus, an individual nucleon from nucleus. Basically it is called binding energy per nucleon। कहता है कि हम अगर क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए किस लिए, कि हम मतलब कि अब देखें हीलियम के आपके पास टोटल आपके पास मैस नंबर कितने हैं 4, तो एवरेज कैसे ली जाती है, डिवाइड बाय 4 करवाते हैं, तो ये इतनी एनर्जी हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब मैस नंबर और एटॉमिक नंबर को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, या डिस्ट्रॉय करने के लिए, या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नाम देते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मैं रेज करके टॉपिक को आगे बढ़ूं और इसको ग्राफ बना के ताकि टॉपिक एंड किया जाए। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मुश्किल टॉपिक है, बट छोटे कंसेप्ट हैं, इंतहाई अहम कंसेप्ट। ये चीजें पता होंगी तो एमसीक्यूज भी लिख लेंगे, ये चीजें पता होंगी तो हम आगे जाके अल्फा बीटा गैमा डिकेट कर सकेंगे, हाफ रेफ पढ़ सकेंगे, और फिर उसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर है, फिशन है, फ्यूजन है, ये चैप्टर इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब एक और बात लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी, अगर छोटा सा नीचे ए लिखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये आगे चल के ग्राफ बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास ज्यादा होगी, न्यूक्लियन बेसिकली एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर मतलब आपको न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन कहा जा रहा है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के कहा जा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ बनाइएगा इस तरह, यहाँ पे आपने जो एक्स एक्सिस है वहां पे आपने ए रखना है, ए मतलब आपने यहाँ पे मैस नंबर रखना है, और वाई एक्सिस पे आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रख लेनी है। ठीक है, किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपकी बुक वाला जो ग्राफ है वही कोट करता हूँ, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 50, फिर 100, फिर 150, 200 एंड फिर 250। ठीक हो गया।
फिर इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समझ लें, ग्राफ समझ लें, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बस मैं आपको मेन थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा के तुम्हें इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ये आपने 50 से लेकर ना 60 के दरमियान में एक ऐसी लाइन बनानी है, एक ऐसा पीक बनाना है, और यहाँ से कर्व अपनी उठानी है। आपकी बुक में थोड़ी सी जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पे इस तरह की शेप बनी हुई है, वो आपने नहीं बनानी, आप इसको इस तरह करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये यहाँ तक पीक बनती है और फिर यहाँ से ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। 0 से लेकर 50, 50 से 100, 100 से 150, 200 और 250, 50 से 60 तक के दरमियान आपने ये लाइन बनानी है और लिखना है फ्रॉम मैच नंबर, मतलब ए आपके पास क्या है, मैच नंबर, कहां से लेकर कहां तक, 50 टू 60, ई बी अवर ए, फ्रॉम मैच नंबर 50 टू 60 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दीज आर मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाई, इसके बारे में लिखिएगा, दीज आर मोस्टली, यहां से लेकर 50 से लेकर 60 तक आपके पास जो न्यूक्लियस है, फ्रॉम 50 टू 60 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोस्ट, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। इसके बारे में लिखिएगा, दीज आर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, यहां से लेकर यहां तक 50 से 60 तक जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से लेकर कहां तक, 50 से लेकर 60 तक के जितने भी आपके पास न्यूक्लियाई हैं इनकी एनर्जी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और वो किस किस की एनर्जी आपके पास निकल एंड आयरन के बराबर होती है, Fe, Ni एंड Fe, निकल एंड आयरन के बराबर होती है, और इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। इस तरह के न्यूक्लियाई को हम इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि 50 से लेकर 60 तक यहाँ पे एकदम तेज बड़ी पीक बनती है, और ये न्यूक्लियाई स्टेबल हैं ज्यादा, मतलब दरमियान, इंटरमीडिएट का मतलब दरमियान, ना तो बहुत ज्यादा स्टेबल है और ना ही बहुत कम स्टेबल है, मतलब ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं। इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे इक्वल होती है किसके, इसकी एनर्जी कितनी होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और एनर्जी इक्वल होती है किसकी की, मतलब लाइक किस किसकी एनर्जी के, निकल एंड आयरन के। ठीक हो गया। इसके बाद इसको मैं रेज कर रहा हूँ, कर्व आपके पास बनी रहेंगी। अभी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के बारे में बताया, अब स्मॉल न्यूक्लियाई के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक न्यूक्लियस हमारा सबसे छोटा रहेगा, या न्यूक्लियाई हमारा छोटा रहना है। अब लिखिएगा, फ्रॉम 0 टू 50, फ्रॉम जो आपके पास मेस नंबर है कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 50 तक, फ्रॉम मेस नंबर 0 से 50, ये देखें यहां 0 से लेकर 50 तक, इस स्मॉल ड्यू टू सरफेस इफेक्ट पार्टिकल्स, इस स्मॉल ड्यू टू सरफेस इफेक्ट पार्टिकल, यहाँ पे न्यूक्लियाई स्मॉल होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 50 तक। रीजन क्या है, सरफेस इफेक्ट, पार्टिकल एट और नियर द सरफेस, एट और नियर द सरफेस। वजह क्या सर, ये इस सरफेस के नजदीक है, एट और नियर द सरफेस आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड फ्रॉम लार्ज न्यूक्लियाई, आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, नियर द सरफेस आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक सरफेस इफेक्ट की वजह से इतने आपस में स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होते, इसलिए इनके न्यूक्लियाई स्मॉल होते हैं। देन न्यूक्लियन एंड इंटरमीडिएट, देन न्यूक्लियन एट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेट में, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में आपके पास क्या ज्यादा होता है, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा है, नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, बट 50 से लेकर 60 तक वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसको इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहा जाता है। 0 से लेकर 50 तक ये स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होते, इसलिए इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके पास यहाँ पे
छोटे होते हैं, और लार्ज न्यूक्लियाई आपके पास कहाँ से होंगे? फ्रॉम 60 टू मोर। 60 से लेकर आगे जितना बढ़ता जाएगा, ये आपको कर्व नजर आ रही है, ये कर्व डाउन होती जा रही है। आपके पास मैच नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। तो लिखिएगा फ्रॉम 60 टू मोर, बाइंडिंग एनर्जी पर, फ्रॉम 60 टू मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फ्रॉम 60 टू मोर बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन विल डिक्रीज। देखिए नंबर ये कम होती नजर आ रही है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, आगे आगे जाते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज एंड कूलम रिपल्शन इंक्रीजेस, एंड कूलम्स रिपल्जन, तो इनके दरमियान जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देयरफॉर लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयरफॉर लार्ज न्यूक्लियाई और अनस्टेबल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आप मैंने नोट्स में बनाया भी है कि वाई लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल। लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों है? पहली रीजन कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे कम होती जाती है। वजह कम होने की क्या? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं, और कूलम रिपल्शन फोर्स, जो कूलम की रिपल्सिव फोर्स है, एक दूसरे को रिपल करने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल होती है। इसी वजह से आपके पास जो लार्ज न्यूक्लियस है वन स्टेबल है। इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से 0 से लेकर 50 तक आपके पास क्या? स्मॉल, 0 से 60 तक इंटरमीडिएट, और 60 से आगे जितने भी हैं वो सारे कौन से न्यूक्लियस हैं? आपके पास लार्ज न्यूक्लियाई हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। ये टॉपिक आपका तकरीबन आपकी बुक में के 5 पेजेस कवर हो चुके हैं। जो बातें लिखवाई गई हैं, जिस तरह लिखवाई गई हैं, इसी तरह कोशिश करनी है लिखने, इसमें कोई मजीद चेंज मत करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।